अच्छा, आपके पास है क्वेश्चंस तो इसमें काफी सारे हैं प्रेशर से रिलेटेड, लेकिन अब ये है कि बाकी आप ट्राई करना, वरना तो हम ये वाला भी सेशन इस पे लगा देंगे पूरा। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपने थीम चेक कर लिया। ठीक है, जिस तरह ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से। तो अब मैनोमीटर को आप माइनस करते रहना जहां भी मैनोमीटर नजर आए। ये बैरोमीटर है। ये वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि हाइट का वो रेफरेंस पूछते हैं। तो इसमें आपके पास बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये अपर मेनिस्कस से लोअर मेनिस्कस तक के हैं। ठीक है। तो ये बस आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े बहुत प्रेशर से। बाकी मैनोमीटर को स्किप कर देना आप। और ये हाइड्रोलिक को भी छोड़ देना आप, हाइड्रोलिक भी नहीं है अब हमारे पास। ठीक है, तो प्रेशर को हम यहाँ तक पॉज करते हैं, बाकी आप ट्राई करना, फिर जो कंफ्यूजन आप पूछ लेना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस अब इस तरह के ज्यादा इंक्लूड होंगे। और ये वाला क्वेश्चन स्पेसिमेन में भी आया हुआ है, स्पेसिमेन भी मैं सॉल्व अपलोड कर दूंगा। उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है स्पेसिमेन में। खैर, ये मार्किंग स्कीम है, आंसर चेक कर लेना। अब उसके बाद हमारे पास एनर्जी का सेक्शन है और थर्मल का सेक्शन है। ठीक है। अच्छा, एनर्जी में और वर्क डन में कुछ इतना ज्यादा आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला वर्क डन का, बस एक फॉर्मूला है, W = F T। और एनर्जी में आपको पता है काइनेटिक, पोटेंशियल और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से आपके पास एनर्जीज की। तो आई होप कि आपको आइडिया होगा एनर्जी का, मोस्टली काइनेटिक और पोटेंशियल का। बाकी हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे, तो हमें वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो अब हम एनर्जी कर लेते हैं। थर्मल लग रहा है कि नहीं हो पाएगा आज स्टार्ट, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमारे पास वर्क डन और एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा है इन्होंने, अब वो स्लाइड कर रहा है, हाइट उसकी मेंशन है और वेट ऑफ द चाइल्ड है 250 न्यूटन। और अच्छा, ये सारी चीजें वैल्यूज काफी सारी दी है, वेट आ गया यहाँ पर, हाइट आ गई, और द हाइट ऑफ द स्लाइड। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन द चाइल्ड ट्रेवल्स डाउन द स्लाइड इज। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आपके पास जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू भी उन्होंने दे दी। ये वाला जो वर्क डन है ये आपके पास अगेंस्ट द फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, वेट को हम खैर अभी तो हमें पता चल रहा है कि वो वेट के लिए W लिखा है, बाद में हम चेक कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या आएगा। अच्छा देखो, जब वो हाइट से स्लाइड कर रहा है तो हाइट पे उसकी जो है वो पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। ठीक है, उस वक्त काइनेटिक नहीं होगी। और जब वो स्लाइड कर रहा होगा, ठीक है, तो स्लाइड करते वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी काइनेटिक में। ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, और बाकी आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, वैल्यूज आपके पास सारी लिखी हुई हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज करते हो 12 mv²। अब देखो, mv² तो हम यूज कर नहीं पाएंगे क्योंकि वेलोसिटी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी बच जाएगी पोटेंशियल में से वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई होगी। तो कुछ इस तरह का रेफरेंस हमें यूज करना पड़ेगा कि जो एनर्जी पोटेंशियल में लूज हुई है वो काइनेटिक में गेन होगी, क्योंकि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के अंदर मास क्या है? इस क्वेश्चन के मार्क्स, मास मास। अच्छा मास, मास मेंशन नहीं है।
250 उन्होंने वो दे दिया आपको, वेट। आप उससे मास निकाल लो डिवाइड बाय 10 करके। 25 है बेसिकली मास। ठीक है। वरना आप सिंपल कर लो ना, आप mg को w कर दो। आप mg को सेपरेट नहीं करो, आप mg को w कर दो, सिंपल। ठीक है। तो आप p पोटेंशियल एनर्जी को w मल्टीप्लाई बाय h बना लो। ये भी कर सकते हो आप। तो अब आप हमने आंसर यहाँ पर ढूंढना है, और आंसर के लिए सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए। अच्छा, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? वेट जो था चाइल्ड का वो 250 था, और हाइट हमारी कितनी थी? 7। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आ रही थी, पहले तो हम ये देख लेते हैं, ताकि हमें डिफरेंस तो पता चले कि चेंज कितना आ रहा है। 250 मल्टीप्लाई बाय 7, 1750। तो पोटेंशियल एनर्जी थी हमारी 1750। अब 1750 का मतलब ये हुआ कि आपके पास आंसर या तो ए में से होगा या तो बी में से होगा। ठीक है, सी और डी को करते हैं माइनस। अब जब उसने स्लाइड की, स्लाइड करते वक्त उसने वर्क डन किया अगेंस्ट द, मतलब फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन किया वो 1300 था। ठीक है। तो 1300 का मतलब ये हुआ कि आपकी टोटल एनर्जी थी 1750 जूल। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपके पास एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट होती है, ना तो वो लॉ आपके पास उसका लॉस होगा, वो सिर्फ कन्वर्ट होगी। तो 1750 पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट होना था काइनेटिक में, लेकिन कुछ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में हमारी 1300 जूल्स एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो गई। ठीक है, वेस्ट, एक तरह से वेस्ट ही हो गई वो। तो आपने क्या करना है, 1750 में से 1300 को माइनस करना है। तो जो बाकी एनर्जी बच गई, वो बाकी एनर्जी से जो है वो काइनेटिक एनर्जी में वो अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होगा। तो 450 आपके पास रिमेनिंग होगी, तो ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम में लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी होगी, लेकिन सबसे पहले आप इनिशियल कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि टॉप पे पोटेंशियल मैक्सिमम थी। पोटेंशियल कैलकुलेट कर लोगे तो 50-50 आपके पास वैसे क्वेश्चन क्लियर हो गया था। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का पूछा है उन्होंने, जिसको आप मतलब एक तरह से रीयूज नहीं कर सकते, तो वो कौन सी एनर्जी होगी? सॉरी, उन्होंने लिखा है व्हाट यूजेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। बी, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन एक बार हो जाता है तो फिर उसको आप दोबारा से करना पड़ेगा आपको सेम। आप उसी को यूटिलाइज नहीं कर सकते दोबारा से। और विच प्रोसेस इन द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी, ये तो हमारा न्यूक्लियर से भी लिंक है वैसे। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास उन्होंने पूछा है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स व्हेन बॉक्स इज मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, एक्स टू वाई का मतलब ये कि आप यहाँ से लेकर इस पोजीशन तक जा रहे हो। ठीक है, आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एफ इंटू डी। और फोर्स उन्होंने आपको 300 न्यूटन दी है, और डी आपके पास कितना होगा, 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर का मतलब ये हुआ, क्योंकि हम स्ट्रेट ऊपर जा रहे हैं, तो आंसर अब आप देखो क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो, नॉर्मली ये होता है कि जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मोशन होनी चाहिए। ठीक है, तब हम उसे वर्क डन काउंट कर रहे होते हैं। तो इस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया और इसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, तो डिस्टेंस भी आप यही वाला कंसिडर करोगे, 5 मीटर्स। ठीक है, तो 3 5 15 आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा आपका। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। A cyclist travels along a horizontal track at constant speed. The work done by the cyclist is equal to। वर्क डन आपके पास किसकी इक्वल होगा? अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर कि वर्क डन आपके पास जो है वो एफ इंटू डी है। एफ इंटू डी का मतलब ये है कि जब आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, तो इसका मतलब है जो आपकी एक्शन होगी फोर्स और जो रिएक्शन फोर्स होगी वो बैलेंस हो जाएंगी। और बैलेंस का मतलब ये है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज तो आएगा नहीं, क्योंकि आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, चेंज तो नहीं आना चाहिए। जो पहले होगी वही बाद में होगी। और फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस भी नहीं बढ़ रही होगी, क्योंकि कांस्टेंट है फोर्सेस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द बाईसाइकिल एंड द थर्मल हीट या एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो सी और डी में से पॉसिबिलिटी है, ऊपर वाले ऑप्शंस तो आपके पास इक्वली बता रहे हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी हमने जिस तरह ऊपर स्लाइड वाला क्वेश्चन किया, स्लाइड वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो वर्क डन था वो हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया था, क्योंकि जब आप मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए जा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन आपके पास जो होगा वो डी होगा। नहीं, अब आपके पास बी पता है क्यों नहीं होगा? बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कहा है कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों आपकी सेम हो जाएगी। तो दोनों सेम होने में आपके पास जो है वो कोई एक फोर्स ग्रेटर नहीं हो रही। इस वजह से हमारे पास ऑप्शन बी नहीं होगा, डी होगा। क्योंकि जो थर्मल एनर्जी आपके पास प्रोड्यूस हो रही है ना, क्योंकि जब आप वर्क डन करते हो तो वर्क डन में साइकिल आगे मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप फ्रिक्शन और इनसे आगे काम कर रहे हो। ठीक है, तो जब आपके पास हीट प्रोड्यूस होगी फ्रिक्शन की वजह से, तो वो हीट आपको ये बताएगी कि जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है आप उसको कैलकुलेट कर लो, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने वर्क डन कितना किया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास। 6 में सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है। आपके पास एनर्जी मेंशन है, काइनेटिक एनर्जी, मास गिवन है और स्पीड निकालनी है, हाफ एम वी स्क्वायर से फाइंड आउट कर लोगे। तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास वेलोसिटी स्क्वायर। तो आप अंडर रूट कर लोगे सिंपल 300 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा बिल्कुल। 7 वाला भी देख लेते हैं, वो भी क्वेश्चन अच्छा है। A rocket of total mass m is traveling at a speed v. The engine of the rocket is fired and is used up. The mass of the rocket decreased to m by 2.
ठीक है, ओरिजिनल मास m था, स्पीड थी उस वक्त v। और उन्होंने फिर बाद में ये कहा, द इंजन ऑफ द रॉकेट इज फायर्ड एंड इज यूज्ड अप, द मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीज टू m/2। ठीक है, इसका मास जो है वो हाफ डिक्रीज हो गया और स्पीड 2 टाइम्स डिक्रीज हो गई, सॉरी इंक्रीज हो गई। व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट? काइनेटिक एनर्जी पे क्या चेंज आएगा? इट हाफ। ए। अच्छा, नॉर्मली पता है क्या होता है, आप काइनेटिक एनर्जी टू लिखते हो जब, तो आप लिखते हो हाफ mv²। ठीक है, अब मास को अगर आप हाफ कर रहे हो, तो मास को तो आपने हाफ कर लिया, ठीक है। और वेलोसिटी या स्पीड में पता है क्या प्रॉब्लम है, स्पीड पर है स्क्वायर। तो अगर आप उसे 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हो ना, तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अब आप देखो इसको कैलकुलेशन वाइज अगर देखो, तो आपके पास पहले था m × v² ठीक है, मतलब v की जगह v रखा, स्मॉल m की जगह कैपिटल M, और हाफ आपके पास अपनी जगह पर एज इट इज है। ठीक है, तो पहले वाली एनर्जी आपकी ये आ रही थी। जब बाद वाली एनर्जी की हम बात करेंगे फाइनल, तो फाइनल एनर्जी में आप ये करोगे कि मास की जगह पर आपका मास हो गया हाफ, मास हो गया हाफ, और स्पीड आपकी होगी 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मास भले हाफ हो गया हो, लेकिन स्पीड 4 टाइम्स बढ़ रही है। 4 टाइम्स बढ़ने का मतलब है कि जो एक हाफ हुआ है, तो एक हाफ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास स्पीड 4 टाइम बढ़ी थी, तो उसमें से हाफ माइनस कर दोगे तो हाफ तो बचेगा। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बेसिकली ये आपके पास 4v² बन रहा है ना। तो आप ये देखो, पहले क्या आंसर आ रहा था, mv²/2 आ रहा था, अब आपके पास आ रहा है 2 टाइम्स mv²। इसका मतलब ये है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो गई है। ठीक है, और बाकी फॉर्मूले का हाफ अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, ठीक है, स्पीड का इसमें ये है कि स्पीड स्क्वायर के साथ है, तो स्क्वायर का मतलब ये है कि जो क्वांटिटी भी आप रखोगे वो स्क्वायर हो जाएगी वहां पर। और आगे चलते हैं अब। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक पावर का कॉन्सेप्ट भी आ गया। पावर बेसिकली आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब जितने टाइम में आप जितना वर्क डन कर सकते हो, वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। और उसका यूनिट आपको पता है वॉट्स में हम लेते हैं। और यहाँ पर आपके पास उन्होंने कहा कि अ बिल्डर लिफ्ट्स 8 स्लैब फ्रॉम ग्राउंड ऑन टू द बैक ऑफ अ लॉरी 1.5 मीटर हाई। तो ये बेसिकली आपके पास हाइट आ गई, और द टोटल टाइम टेकन इज 48 सेकेंड, ये टाइम आ गया। एंड ईच ग्लास स्लैब वेट इज 200 न्यूटन, ये वेट आ गया। आपने बताना है कि पावर कितनी यूज होगी यहाँ पे। अच्छा, फॉर्मूला हमारे पास बहुत सिंपल सा है, ठीक है। फॉर्मूला लिस्ट आपको पहले भी सेंड की थी, आप उसमें से भी देख लेना, फॉर्मूला सब मेंशन है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला है वो है W/T। ठीक है, यानी वर्क डन ओवर टाइम। अब वर्क डन का मतलब ये हुआ कि आपको F × D पता होना चाहिए, डिवाइड बाय टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स आपकी कितनी है, 200 न्यूटन, और आप उसको डिस्टेंस कितना कवर करवा रहे हो, 1.5 का। और टाइम कितना है आपके पास, 48 सेकेंड्स। तो इन्हें आप कैलकुलेट कर लो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 1.5 मीटर को हाइट लिखा हुआ था। सही सही। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर पता है, हाँ हाँ, एक मिनट।
फाइव से मल्टीप्लाई करके फिर अपना उसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, फिर डिवाइड करेंगे 48 से ना। हम्म। अच्छा देखो यहाँ पे पता है क्या प्रॉब्लम हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ था कि वो हाइट है, वो डिस्टेंस नहीं है बेसिकली। इसको एक मिनट करेक्ट कर लेते हैं। ये जो 1.5 है ना बेसिकली, ये उन्होंने कहा है कि ये उसकी हाइट है। ठीक है, वो इतना हाइट है बेसिकली। ग्राउंड से इतने ऊपर आपने उस ग्लास स्लैब को लेकर जाना है। और स्लैब जो है वो आपके पास टोटल, हाँ बेसिकली आपका जो आंसर आया पावर का वो आ रहा है 6.25। ये 6.25 जो वॉट आ रहा है, ये आ रहा है सिर्फ एक स्लैब के लिए। ठीक है। और हमारे पास टोटल है 8 स्लैब। तो 8 स्लैब को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 50 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है। तो 6.25 को हम मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेंगे, तो आंसर होगा 50 वॉट। बिल्कुल सही। और एफिशिएंसी का उन्होंने पूछा है। अच्छा, एफिशिएंसी भी आपको याद होगा, एफिशिएंसी सिंपल हम जिस तरह अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो एफिशिएंसी भी उसी चीज को शो करता है कि जितना भी आपकी यूजफुल एनर्जी होगी, यूजफुल वर्क डन होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट। अच्छा, यूजफुल लिखने का पर्पस ये कि कुछ एनर्जी जो है वो हीट में भी कन्वर्ट होती है। तो हीट को हम बेसिकली वेस्ट में काउंट करते हैं, वो हमारे यूज उसमें नहीं आती, क्योंकि अगर इंजन काम कर रहा है तो इंजन जो एनर्जी यूज करेगा वो उसको कन्वर्ट तो 100% करेगा, लेकिन उसमें से जो हीटिंग इफेक्ट, फ्रिक्शन और ये सब होगा वो हमारे काम का नहीं होता। तो हम उसको माइनस करके जो है वो एफिशिएंसी बताते हैं कि कितना परसेंट एफिशिएंट है। ठीक है। तो एफिशिएंसी के लिए अब हमारे पास पहले देखते हैं वैल्यूज उन्होंने क्या दी है। उन्होंने कहा है कि इनपुट पावर है आपके पास 8 वॉट, और लैंप वेस्ट 2.7 जूल्स ऑफ एनर्जी इन 3 सेकेंड्स। इतनी एनर्जी वेस्ट हो रही है इतने आपके पास टाइम में। ठीक है। तो बेसिकली आपको वो हिंट दे रहा है कि आउटपुट में से इतनी आपकी वैल्यू जो है वो वेस्ट हो गई। ठीक है। तो अब आपने इसके नंबर कैलकुलेट करना है कि जो आउटपुट पावर में वेस्ट हो रही है पावर वो कितनी है। उसका पहले नंबर फाइंड आउट करना है आपने। अगर आप इसको पावर से निकालो, तो पावर में 2.7 डिवाइडेड बाय आप 3 सेकेंड्स करो। ठीक है, वर्क डन हो या एनर्जी हो, दोनों आपके पास जूल्स में हम काउंट कर रहे होते हैं, तो दोनों में आपके पास तो फिर आंसर आ रहा है 0.9 वॉट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.9 हमारे पास जो है वो लैंप की वेस्टेज पावर आ रही है। वेस्टेज पावर का मतलब ये हुआ कि अगर आप उसको इनपुट में से माइनस कर लो, मतलब 6 हमने सप्लाई किया, 9, 0.9 हमारी वेस्ट हो गई, तो हमारी यूजफुल एनर्जी कितनी हुई, मतलब आउटपुट हमारा कितना आया, 5.1। 5.1 वॉट हमारा यूजफुल है। ठीक है। तो जब हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यूजफुल को न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में टोटल लिखेंगे। तो 5.1 डिवाइडेड बाय 6, 0.85। ठीक है। मल्टीप्लाई 100, अगर 100% में लिखा हो तो मल्टीप्लाई 100 करके लिखते हैं, अदरवाइज 0.85। वो जो 0.15 आया ना आपके पास, वो आपका वेस्टेज की एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखा था द लैंप वेस्ट, तो वो जो 0.15 है वो वेस्ट वाला है। ठीक है। आपने अगर 0.15 कैलकुलेट किया है तो आप इसका ऑपोजिट कर सकते हो कि रिमेनिंग जो होगा वो यूजफुल होगा। ठीक है। इसलिए एफिशिएंसी में पहले लिखा था मैंने कि यूजफुल को हम काउंट करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं इनपुट से, क्योंकि हमारा तो मेन पर्पस एफिशिएंसी का यही है कि हमारे किसी काम में आए वो चीज़। अगर वो हीट में वेस्ट हो रही है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है।
यहाँ पर पूछा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर हाई होगी। ए। अच्छा, इसमें दो आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसमें ए पर होगी या बी पर होगी। ठीक है, आपके पास जितना आप हाइट पर जाओगे उतना आपकी ग्रेविटेशनल वो है स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो बी पर आपकी ग्रेविटी आपको स्ट्रांग मिलेगी। अच्छा, ये 11 वाला प्रेशर से रिलेटेड यहाँ पर ऐड हो गया क्योंकि वहां भी वर्क डन का कॉन्सेप्ट होता है। और वेयर इज एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म हीलियम। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपके पास, देखो उसमें लिखा हुआ है वेयर इज एनर्जी रिलीज बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म हीलियम। जिसने स्पेस फिजिक्स किया होगा थियोरेटिकल में साथ, स्पेसिमेन में अगर आपने देखा होगा पेपर सॉल्व में, तो वहां पर ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी कि वहां पर भी ये प्रोसेस इन्वॉल्व था। ये प्रोसेस आपके पास स्टार्स में होता है। ठीक है, तो सन की एग्जांपल आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है आपके पास, इन द कोर ऑफ द सन, क्योंकि सन पे ये प्रोसेस होता है, सन को भी हम स्टार कंसीडर करते हैं। 13, 14, 15 तीन क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल है। सॉल्व करके चेक करो क्या आंसर आता है तीनों का। टी सी। ठीक है। 13 का आपके पास आ रहा है सी, उसमें क्या गिवन था, उन्होंने फोर्स दी थी, वर्टिकल डिस्टेंस दिया था, और टाइम दिया था, एवरेज यूजफुल पावर ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। तो सेम वही पावर का कॉन्सेप्ट आपने यूज करना था। तो सी आंसर राइट है। उसके बाद 14 में था जेवेलियन एज अ मास, इसमें मास गिवन है, और एनर्जी गिवन है काइनेटिक बेसिकली। स्पीड फाइंड आउट करनी है, वही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, तो इसकी भी कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है, और अगर आपने 13, 14 दोनों का आंसर दिया है, तो 14 को भी सी टिक करते हैं। कैलकुलेशन बस चेक कर लेना क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है। और 15, 15 में विच सोर्सेज रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एज ग्रीन हाउस गैस व्हेन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। 10 फॉर 14। अच्छा, बेसिकली जो क्वेश्चन 14 है उसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर अगर आप यूज कर रहे हो, तो वहां पर एनर्जी आपकी 250 है, और 250 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, मास यहाँ पर डिवाइड होगा, और स्पीड पे स्क्वायर है, तो जो भी आंसर आ रहा हो फाइनल उसको आपने अंडर रूट भी करना है। ठीक है, तो आंसर आप चेक कर लेना, क्योंकि 10 आंसर हमारे पास ऑप्शन में नहीं है।
ठीक है। ठीक है, 25 आ गया, अब सही है। और उसके बाद था हमारे पास, विच सोर्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, अ ग्रीन हाउस गैस व्हेन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी आपके पास जनरेट करनी हो और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो, तो ये आपके पास प्रोसेस जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर में होता है पॉसिबल। क्योंकि जब हम न्यूक्लियर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके पास रिलीज होती है। इसके लिए आप बुक में से अपने जो है वो एनर्जी का सेक्शन एक बार पढ़ना लाजमी। ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी की जो टाइप्स है उसमें डिस्क्रिप्टिव लिखा होता है सब। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ अप्लाई हो रही है। ठीक है, कहाँ कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, ये चीज चेक कर लेना। 19 वाला क्वेश्चन भी सेम आपके पास रिपीट हुआ है, बस इसमें वैल्यूज नहीं दी। उन्होंने आपको अल्फाबेट्स दे दिए। 18 वाला भी स्लाइड वाला सेम है, हमने ऊपर किया है। और 20 में है कि एनर्जी इज रिलीज्ड इन सम पावर स्टेशन एंड इन द सन बाय आइदर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन अप्लाइज इन ईच केस। ठीक है, तो पावर स्टेशन में हम बेसिकली फिजन रिएक्शन यूज कर रहे होते हैं और सन में फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो पावर स्टेशन में फिजन और सन में फ्यूजन, सिंपल है। और the diagram shows a girl lifting a box of 50 Newton from a low shelf to a high shelf. How much work is done on the box? आप लो शेल्फ से हाई शेल्फ पर जा रहे हो, तो लो शेल्फ से हाई शेल्फ पर जाने का मतलब ये हुआ कि आपने वर्क डन बताने की कितना होगा आपका वर्क डन। अच्छा, 50 न्यूटन इसका वेट है बॉक्स का, जिसको आपने लो शेल्फ से हाई शेल्फ पर रखना है। तो कैलकुलेशन आप देखो क्या आंसर आता है, बी आ रहा है आपके पास आंसर। ठीक है, 21 का आपके पास आंसर बी आ रहा है, क्योंकि आपको पता है 0.6 पे वो पहले से ही था। तो 1 पॉइंट हाइट हाईएस्ट इसकी हाइट है, तो इनका जो डिफरेंस होगा बेसिकली, वो डिफरेंस आपके पास 1.2 का होगा। तो 1.2 हमने डिस्टेंस कवर करना है और वेट 50 है, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी में हम ये यूज करेंगे सिंपल। तो आपके पास आंसर आ रहा है 60। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एनर्जी के आप क्वेश्चंस देखना, बाकी इसमें मोस्टली इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड होते हैं। और कुछ आपके पास जो है वो एनर्जी की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनको एक बार पढ़ लेना आप। ठीक है, जिस तरह से ये क्वेश्चन है 23, इसमें लिखा हुआ है क्या, स्विमर डाइव्स इनटू अ वेरी डीप पूल एट हाई स्पीड, ही स्लोज डाउन एज ही मूव टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पूल, व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एज द डाइवर मूव्स डाउनवर्ड थ्रू द वाटर। एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट तो होती नहीं है, ट्रांसफॉर्म होगी, तो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है ये बताना है। अच्छा देखो, सबसे पहले डाइव की तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से शुरू करना है। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये कि डाइव करते वक्त जब हम जंप करते हैं, तो जंप करने में क्या होता है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है कुछ, और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक है, तो हम दोनों को ऐड करते हुए डाइव कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम मोशन करते हैं तो काइनेटिक, और जब हमारी हाइट होती है वहां पर, तो हाइट से जंप करने का मतलब ये होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूल पे आप कितनी भी सिंपल जंप कर लो, आप हाइट से ही आते हो, तो ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होती है। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बाद जब आप डाइव करोगे तो ऑपोजिट जो फोर्स होगी, उसमें थोड़ी बहुत जो फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन की वजह से आपके पास थर्मल हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है,
आपने जंप की, मोशन हुई काइनेटिक, और हाइट की वजह से पोटेंशियल। ठीक है। तो दोनों कंबाइन होकर और फाइनल आपके पास जो है वो थर्मल ऐड हो जाएगी, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी।